गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत अपठित गद्यांश इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश को इंग्लिश में अनसीन पैसेज भी कहा जाता है। अनसीन पैसेज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है जैसे पठित। पठित यानी होता है पढ़ा हुआ, लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, अपठित गद्यांश, यानी जो कहीं पर भी पढ़ा हुआ हमारा नहीं हो और एक अलग से एक पैराग्राफ के रूप में वो परीक्षा में दिया जाता है और उसके अंतर्गत 1 या 2 लाइन या 3 लाइन के या बहुविकल्पी प्रश्न उसमें दिए जाते हैं। उस गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक और हमको उनके उत्तर देने होते हैं। तो अपठित गद्यांश, अपठित का अर्थ होता है कि जो पहले से कहीं भी पहले से पढ़ा न गया हो। अर्थ ग्रहण संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को ऐसे गद्यांश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं कि जिनमें पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होते हैं। इसका अभ्यास करने से भाषा की पकड़ मजबूत होती है तथा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी होता है। इससे अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो अपठित का अर्थ है जो पढ़ा ना गया हो, जो पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो, जो पहले पढ़ा ना गया हो। इसका अभ्यास करने से भाषा की पकड़ मजबूत होती है और हम किसी के सामने किस प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं, तो अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास होता है। इससे अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाता है कि आपने उस पैराग्राफ को पढ़ा और वो किस विषय से संबंधित था और उससे आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली और आपने अपने मन के विचार किस प्रकार से उसमें लिखे। इसके अंतर्गत दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी लिखने के लिए कहा जाता है। तो अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो उन बातों को हम यहाँ पर लिखेंगे कि अपठित गद्यांश संबंधी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बिंदु। तो अपठित गद्यांश जब भी हम पढ़ते हैं, परीक्षा में आता है, तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उससे संबंधित कुछ बिंदु है। जिसमें देखिए, पहला, जो भी हमको परीक्षा में गद्यांश दिया जाता है उसको 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना चाहिए। दिए गए गद्यांश के मूल भाव को दो या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर दोहराना चाहिए। दूसरा देखिए, मूल भावों, विचारों और शब्दों को रेखांकित करना चाहिए कि जो भी पैसेज है, जो भी गद्यांश आप पढ़ रहे हो, उसमें मुख्य बातें क्या आ रही है। तो मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। रेखांकित यानी उसको अंडरलाइन करना चाहिए। रेखांकित
करना चाहिए। आगे देखिए, जो भी बहुवैकल्पिक प्रश्न दे रखे हैं उनको पढ़कर और उनको ध्यानपूर्वक उसका एक एक बिंदु को पढ़कर उसका उत्तर देना चाहिए। तो तीसरा देखिए, बहुवैकल्पिक अंशों, जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुवैकल्पिक अंशों के उत्तर देने से पहले सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला बिंदु देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय भाषा हमारी सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हमारी भाषा सरल व संक्षिप्त होनी चाहिए। आगे देखिए, कुछ पॉइंट्स और हैं, 2 पॉइंट्स और हैं, वो हम यहाँ लिखते हैं। 5 नंबर, सभी प्रश्नों के उत्तर प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर प्रसंगानुकूल होने चाहिए, यानी प्रसंग जो दे रखा है उसी के अनुकूल होना चाहिए जिस भी विषय का दे रखा है। और उसका संबंध विषय वस्तु के साथ, जो भी विषय वस्तु दे रखी है उससे संबंधित शीर्षक जरूर लिखना चाहिए, जिसका कहते हैं कि जैसे उसका नाम, पाठ का शीर्षक का नाम विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। तो बच्चों, अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज अपठित अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखे हैं कि हम जब भी हमारे परीक्षा में अपठित गद्यांश आता है तो उसको हमको किस प्रकार से उसके उत्तर देने चाहिए। उसमें एक पैराग्राफ आएगा आपके कोई भी, और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपके कुछ क्वेश्चंस उसमें दिए हुए रहेंगे, जो 1 या 2 लाइन के भी हो सकते हैं या वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। तो दिए गए गद्यांश के मूल भाव को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसको दोहराना चाहिए कि जो भी हमारी परीक्षा में गद्यांश आया है उसको हम 2 या 3 बार वापस बार बार दोहराएं और पढ़ें कि वो जो गद्यांश है वो किस विषय को लेकर उसमें पैराग्राफ में मुख्य बात कही गई है। मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। हम उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद या उस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो मुख्य बातें होती है उसको रेखांकित कर लेना चाहिए, ताकि जब भी हम प्रश्नों का उत्तर देंगे तो वो हमें आसानी से उनके उत्तर मिलने में सुविधा रहेगी। तो मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। बहुवैकल्पिक अंशों के उत्तर देने से पहले सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे MCQ क्वेश्चन आते हैं जिसमें अ, ब, स, द ऐसे ऑप्शन रहते हैं, तो उन ऑप्शंस को, प्रश्न को पढ़ने के बाद ध्यानपूर्वक उन ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए जो जो दे रखा है कि वो कौन सा इसमें इस विषय के अकॉर्डिंग सटीक बैठेगा।
फिर देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हमारी भाषा सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। जो हम नॉर्मल भाषा लिखते हैं उसको अकॉर्डिंग, उस विषय के अकॉर्डिंग हमको उसको लिखना चाहिए। फिर देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर प्रसंगानुकूल होने चाहिए। जो भी पैराग्राफ है उससे संबंधित ही प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, उससे अलग हटकर नहीं होने चाहिए। फिर शीर्षक का नाम जरूर लिखना चाहिए कि मान लो जैसे समय के ऊपर है या अनुशासन के ऊपर है या कोई और चीज़ का महत्वता बताई जा रही है, तो उसको ध्यान में रखकर प्रसंग के अनुकूल ही उसको विषय वस्तु को ध्यान में रखकर उसका शीर्षक होना चाहिए। तो मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बता रही हूँ, एक पैसेज पढ़ के बता रही हूँ, उसके बाद देखिए कि किस तरीके से आपको उसमें उत्तर देने हैं। जैसे परोपकार के ऊपर है, मान लो परोपकार के ऊपर आपके एक पैराग्राफ आ जाता है कि परोपकार करते हुए कष्ट ही सहना पड़ता है। यानी परोपकार यानी क्या होता है? दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की मदद करना। परंतु इसमें भी परोपकारी को आत्मसंतोष और विशेष सुख मिलता है कि हम अगर किसी की मदद करते हैं तो हमको विशेष सुख और शांति मिलती है। माँ कष्ट न उठाए तो शिशु का कल्याण नहीं होगा। वृक्ष पुराने पत्तों का मोह त्यागे नहीं तो नव पल्लवों के दर्शन असंभव है। पिता यदि दिन भर कष्ट सहकर धन का अर्जित न करे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। पक्षी कष्ट सहकर भी अपने शिशुओं के लिए आहार इकट्ठा न करें तो उनके बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे बच्चे बचेंगे। पिता माता वृक्ष पक्षियों का कष्ट नहीं, कारण वे तो परहित के लिए पीड़ित हैं, यानी दूसरों के हित के लिए। अतः उस पीड़ा से भी वे आनंद पाते हैं। कुछ भी उनको शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, फिर भी वो कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को या दूसरों को खुशी देकर ही अपने आप में वो आत्मिक संतुष्टि और सुख की प्राप्ति करते हैं। परोपकार करने से आत्मा प्रसन्न होती है। परोपकारी दूसरों की सहानुभूति का पात्र बनता है। समाज के दीनहीन पीड़ित वर्ग को जीवन का अवसर देकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता, कटुता और वैमनस्य दूर कर शांति दूत बनता है। धर्म के पथ पर समाज को प्रवृत्त कर मुक्तिदाता कहलाता है। जनता में देशभक्ति की चिंगारी फूंकने वाला देश रत्न की उपाधि से भी अलंकृत होता है। तो ये जैसे हमने गद्यांश पढ़ा कि परोपकार के ऊपर, इसमें मुख्य बात परोपकार के बारे में, परोपकारिता के बारे में कही गई है। तो इसको हम वापस से एक बार फिर से दोहराते हैं। परोपकार करते हुए कष्ट सहना ही पड़ता है, परंतु इसमें भी परोपकारी को आत्मसंतोष और विशेष सुख मिलता है। माँ कष्ट न उठाए तो शिशु का कल्याण नहीं होगा। वृक्ष पुराने पत्तों का मोह त्यागे नहीं तो नव पल्लवों को दर्शन असंभव है। पिता यदि दिन भर कष्ट सहकर धन अर्जित न करे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। पक्षी कष्ट सहकर भी अपने शिशुओं के लिए आहार इकट्ठा न करे तो उनके बच्चे कैसे बचेंगे। पिता माता वृक्ष पक्षियों का कष्ट नहीं, कारण वे तो परहित के लिए पीड़ित हैं। अतः उस पीड़ा में भी वे आनंद पाते हैं। परोपकार करने से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। परोपकारी दूसरों की सहानुभूति का पात्र बनता है। समाज के दीनहीन पीड़ित वर्ग को जीवन का अवसर देकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता, कटुता और वैमनस्य दूर कर शांति दूत बनता है। धर्म के पथ पर समाज को प्रवृत्त कर वे मुक्तिदाता कहलाता है। जनता में देशभक्ति की चिंगारी फूंकने वाला देश रत्न की उपाधि से भी अलंकृत होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं कि कष्ट सहकर भी परोपकार क्यों किया जाता है, तो इसके 4 ऑप्शंस हैं कि यश के लिए, धन संपत्ति के लिए, आत्म संतोष के लिए या दूसरों के लिए। तो आत्म संतोष के लिए कष्ट सहकर भी परोपकार किया जाता है ताकि हमको सुख और शांति मिले, आत्मिक शांति मिले। दूसरा प्रश्न है बच्चों, माता पिता वृक्ष पक्षियों का कष्ट क्यों नहीं होता है। पहला है इसमें
क्योंकि उस पीड़ा में भी वह आनंद लेता है। दूसरा, उन्हें तकलीफ होती ही नहीं है। तीसरा, पीड़ा झेलना उनके जीवन का अटूट हिस्सा है। चौथा, कष्ट महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि क्योंकि उसको उसी पीड़ा में उनको आनंद मिलता है। देश रत्न की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाता है? तो इसमें पहला है कि जो समाज का विकास करे। दूसरा, जो जनता में देशभक्ति की भावना भरे। तीसरा, जो समाज को धर्म की ओर ले जाए। और चौथा, जो देश का रत्न हो। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर कि जो जनता में देशभक्ति की भावना पैदा करे वो देश रत्न की उपाधि से उसे सम्मानित किया जाता है। फिर देखिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? सच्चा सुख, सेवा करे जो मेवा पावे, माता पिता का त्याग और परोपकार। तो सही उत्तर इसका सटीक जो बैठेगा वो परोपकार है, क्योंकि परोपकारिता के ऊपर ही ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है। फिर नए पत्ते कब दिखाई देते हैं? कि जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, जब हवा चलती है, या फूलों के खिलने के साथ, या जब सिंचाई होती है। तो जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं तो नव पल्लवों का आगमन होता है। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा एक या दो लाइन के भी आंसर आ सकते हैं। तो उनको आपको पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़कर और उसको समझकर ही उन प्रश्नों के उत्तर देना है। और उन प्रश्नों को भी आपको दोहराना है। जो मूल बिंदु है या जो मुख्य विचार है उनको रेखांकित करना है। पूरा पैराग्राफ ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको उसमें ये चीज़ निकालनी है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। इसमें जो 10 या 12 या 15 लाइनें दे रखी है वो किस विषय से संबंधित है। तो प्रसंग के अनुकूल ही आपको उनके उत्तर लिखने होते हैं। अब देखिए, दूसरा जो मैं एक और आपको बताती हूँ पैराग्राफ पढ़कर। तो उसके भी उत्तर आपको इस प्रकार से उसमें लिखना पड़ेगा कि देखिए, जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उनसे कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने मकसद में सफल होऊं। स्वामी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा कि सोच कर बताऊँगा। शिष्य हैरत में पड़ गया। उसने विवेकानंद जी से ऐसे उत्तर की कल्पना भी नहीं की थी। उसने यही सोचा था कि विवेकानंद जी उन्हें अनुमति दे देंगे, पर उन्होंने कहा कि मैं सोचकर बताऊंगा। उसने फिर कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह ही सादगी से अपने देश की संस्कृति का प्रचार और प्रसार करूंगा। मेरा ध्यान और किसी चीज़ पर नहीं जाएगा। विवेकानंद ने फिर कहा कि मैं सोचकर बताऊंगा। शिष्य ने समझ लिया कि स्वामी जी तो उसे विदेश भेजना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा कि तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने सोचा कि स्वामी जी ने इतनी छोटी बात के लिए 2 दिन सोचने में क्यों लगा दिए। पहले भी कह सकते थे कि वो तुम चले जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने अब उसने अपनी दुविधा स्वामी जी को बताई कि ये बात तो आप मुझे उस दिन भी कह सकते थे। स्वामी जी ने कहा कि मैं 2 दिनों में ये समझना चाहता था कि तुम्हारे अंदर भीतर कितनी सहन शक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है। लेकिन तुम तो 2 दिनों तक यहाँ रहकर निर्विकार रूप से भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। न क्रोध किया, न जल्दबाजी की और न ही धैर्य खोया। जिसने इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति इतना प्रेम का भाव हो वह शिष्य कभी भी नहीं भटकेगा। तो इस प्रकार से स्वामी जी और उनके शिष्य के बारे में जो बातचीत हुई उसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया गया है। फिर से इस पैराग्राफ को एक बार मैं और वापस बताती हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा कि स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने मकसद में सफल हूँ। स्वामी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा
और फिर कहा कि सोचकर बताऊंगा। अब शिष्य हैरत में पड़ गया। उसने विवेकानंद से ऐसे उत्तर की कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने कहा कि स्वामी जी, मैं आपकी तरह ही सादगी से अपने देश की संस्कृति का प्रचार और प्रसार करूंगा। मेरा ध्यान और किसी भी चीज़ पर नहीं जाएगा। विवेकानंद ने फिर कहा कि मैं सोचकर बताऊंगा। शिष्य ने समझ लिया कि स्वामी जी उसे विदेश भेजना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिन के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा कि तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने सोचा कि स्वामी जी ने इतनी छोटी सी बात के लिए 2 दिन सोचने में क्यों लगा दिए। उसने अपनी दुविधा स्वामी जी को बताई। स्वामी जी ने कहा कि मैं 2 दिनों से यही समझता रहा कि तुम्हारे अंदर कितनी भीतर सहन शक्ति है, कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास तो नहीं डगमगा रहा है। लेकिन तुम तो 2 दिनों तक यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे, न क्रोध किया, न जल्दबाजी की और न ही अपना धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति इतना प्रेम का भाव हो, वह शिष्य कभी नहीं भटकेगा। तो देखो बच्चों, इससे संबंधित है प्रश्न। पहला प्रश्न है कि स्वामी जी के शिष्य का अमेरिका जाने का क्या उद्देश्य था, कि अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर भी यही आंसर आएगा कि स्वामी जी के शिष्य भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। दूसरा है, विवेकानंद जी ने शिष्य को अमेरिका जाने की अनुमति पहले क्यों नहीं दी। विवेकानंद जी शिष्य को पहले अमेरिका जाने की अनुमति कहते इसलिए नहीं दी क्योंकि वो सोच विचार कर अपना जवाब देना चाहते थे कि उस जो शिष्य में कितनी सहन शक्ति और कितना आत्मविश्वास भरा है। तीसरा प्रश्न देखिए इसी का कि विवेकानंद जी के उत्तर न देने पर शिष्य की प्रतिक्रिया क्या थी। शिष्य बहुत हैरत में था और आश्चर्य में पड़ गया था कि आखिर स्वामी जी ने उसे अनुमति क्यों नहीं दी, क्योंकि उनको शिष्य को ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी कि मैं सोचकर बताऊंगा। स्वामी जी ने कहा। दोबारा पूछने पर भी वही उत्तर मिला, तो उसने समझ लिया कि स्वामी जी उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते या विदेश नहीं भेजना चाहते। शिष्य स्वामी जी के पास क्यों गया था कि शिष्य भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता था। तो वो स्वामी जी से अनुमति लेने के लिए, विदेश जाने की अनुमति और आशीर्वाद लेने के लिए वो स्वामी जी के पास गया। अब इसका शीर्षक क्या होता है कि शिष्य की परीक्षा, किस प्रकार गुरु ने शिष्य की परीक्षा ली। तो इस तरीके से आपके ये गद्यांश आएंगे। उस पैराग्राफ को आपको पढ़ के ध्यानपूर्वक और जो भी संबंधित दिए गए प्रश्न हैं, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न है, चाहे वो 1 या 2 लाइन वाले प्रश्न हैं, उनको ध्यानपूर्वक आपको पढ़कर और उनका उत्तर देना होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आज अपठित गद्यांश का जो चैप्टर है वो पूरा हुआ है। आपको जो PDF भेजा जाएगा उसमें 2 या 3 अपठित गद्यांश आपको जो दिए रहेंगे वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और अभ्यास के लिए आपकी हिंदी व्याकरण की जो किताब दे रखी है वो अभ्यास के हिसाब से आपको उसके अपठित गद्यांश को पढ़ना है।